अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आलम के होश में आते ही सबने जैसे सुकून का सांस लिया। वो दोनों ठीक थे और यह खुदा का करम ही तो था। नूर जब से होश में आती तब से कोई ना कोई उसके पास आए जा रहा था, जिस वजह से उसिरम ठीक से उसके पास बैठ भी नहीं पा रहा था। उसने तो अभी तक नूर को ठीक से देखा भी नहीं था, उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी और शायद दिल में छुपी हुई ये बात मुतसिम सुन चुका था, इसलिए सबको कमरे से बाहर निकाल कर लेकर गया। इन सब के जाते ही उसीरम उसके पास आकर उसको देखने लगा, जो कि आंखें बांध के भी लेटी पड़े थे। उसीरम ने आके बढ़ उसके माथे पर में लब रखे। जब उसका लम्स पाकर नूर ने आंखें खोलकर उसको देखा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। दर्द हो रहा है? उसीरम ने उसकी बिगवी आंखें देखकर पूछा, जिस पर उसने अपना सर नफी में हिला दिया। फिर क्या हुआ है? मेरी वजह से हमारा बेबी नहीं रहा। तुम जानती थी इस बारे में? उसने हैरत हुई। उसे सब यही कहा था कि नूर को इस बारे में कुछ भी पता ना चले और वो सिर्फ दुखी होती है। हाँ, मैं इसीलिए घर आ रही थी। मैं कल आयरा चाची के साथ हॉस्पिटल गई थी, जब मुझे पता चला, इसलिए मैं आज आपके पास आ रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी आपको सरप्राइज। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी और चाची को भी मना कर दिया था, क्योंकि मैं ये बात सबसे पहले आपको बताना चाहती थी। वो रोते हुए हर बात उसको बताती थी और उसी नरमी से उसके आंसू साफ करा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ऐसे अकेली ना आती तो ये सब नहीं होता। आलम चाचू भी मेरी वजह से इस हाल में है। नहीं मेरी जान, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। आलम अंकल भी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेबी तो नहीं। उसी ने नरमी से उसके लबों पर अपने बारी लब रखे। जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते नूर। हमारी किस्मत में जब खुदा ने औलाद लिखी होगी हमें मिल जाएगी। मेरे लिए इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो तुम हो और तुम मेरे पास हो। मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसका हाथ अपने हाथ में थामे वह वहीं उसके पास बैठ गया था। उसके अपने करीब मौजूदगी देखकर नूर ने अपनी बिगी आंखें खोल ली और फिर उसकी थोड़ी ही देर में वो नींद की वादियों में खो चुके थे। आलिम और नूर के हॉस्पिटल से आते मुतसिम और असीम उसे कितनी बार ही सदका दे चुके थे। मुतसिम नूर को अपने साथ ही घर लेकर जाना चाहता था। वहां पर लोग ज्यादा थे, उसका ध्यान आसानी से रख सकते थे, लेकिन उसीरम उसे मना कर चुका था। नूर उसकी बीवी थी, उसकी जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारी उसे अच्छे से निभानी आती थी। क्या चाहिए आलम? उसे दराज से खनखारते देखकर आयरा ने पूछा, जो अभी अभी कमरे में आती। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें दूध का गिलास और मेडिसिन रखी हुई थे। मेरा पर्स नहीं मिल रहा। इतने दिनों से उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए आज उसे अपना वॉलेट याद आया था, जो कहीं भी मिल नहीं रहा था। वो यहाँ नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया था। हो सकता है बाहर गिर गया। आयरा के कहने पर उसने देने पर जोर दिया। जब वो वस्ती के घर से निकला था तो उसका वॉलेट ट्रे में ही था। अफरा तफरी में यकीनन वो उसी जगह पर गिर गया होगा। गिर गया होगा, वही तो कह रही हूँ ना। उसने ट्रे टेबल पर रखी। ये क्या है? ये दवाई है और ये दूध है। उसने ऐसे बताया जैसे आलम को सच में पता नहीं था कि वो क्या लाई है। मैं सिर्फ दूध पीऊंगा। और दवाई कौन खाएगा? वो तुम खा लेना, वैसे भी तुम खाओ मैं खाऊं, बात तो एक ही है ना। उसके अजीब ही बात को इग्नोर करके आयरन ने गोलियां उसकी हथेली पर रखी। तुम तंग नहीं आती हो इन कामों से? कितनी पाबंदी से तुम ये काम करती हो, कभी भूल भी जाया करो। तंग मैं आपकी हरकतों से आती हूँ, लेकिन फिर खुद को मुतमिन कर लेती हूँ। इंसान बुढ़ापे में ऐसी हरकतें करता है। मेरे लिए ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करके तुम सरासर ज्यादती करती हो। उसे मुंह बनाकर गोलियां निकली और आयरा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बिठाया। आज की बात ये चीज़ मुझे मत देना, लेकिन आपको खानी पड़ेगी जब तक आप मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते। अच्छा खासा देसी बंदा और इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुंह का जायका बिगड़ चुका है, उसे दुरुस्त कर दो। उसने बेहद नज़दीक किए हुए आलम के लबों पर झुक गया था, जिस पर आयरा जल्दी से उसे दूर है। तोबा है आलम, बीमार है आप, कुछ तो ख्याल करें। मैं अगर बीमार हूँ तो मेरी असली दवा यही है, सुबह शाम यही देती रहो तो ठीक। तो देखना किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके कहने पर आयरा पास उसका गुड़ कर आ गया। नूर, खाओ उसे। उसने टैबलेट और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, जिस पर उसने मुंह बनाकर अपना चेहरा पीछे कर लिया। आजकल वो कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाने लगे थे, जिन्हें उसी न बिना थके या कुछ के हुए आराम से उठाता था। नहीं खानी मुझे, ये बहुत ही कड़वी है। तुम उसे खाओगी तो मैं तुम्हारे लिए स्वीट डिश लेकर आऊंगा। कल भी यही कहा था, आइसक्रीम खिलाएंगे, लेकिन कोई नहीं खिलाए थे। अच्छा, तो आज पक्का खिलाऊंगा, पहले उसे खाओ। मुंह बिगाड़ कर उसने गोली अपने नरम हथेली पर ली और अजीबोगरीब तासर के साथ निकल गए। अब लाइन मेरी स्वीट डिश। मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें किसी और स्वीट डिश की भला क्या जरूरत है? उसका चेहरा अपने करीब करके उसी ने उसके लबों पर झुक गया और जिस पर नूर ने अपनी आंखें मींच ले। ये चीटिंग है। लबों को आज़ादी मिलते ही उसने सूरज चेहरे के साथ कहा था, मतलब और चाहिए? शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो फिर से उसके लबों पर झुकने लगा, जब नूर ने उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। उसीरम, मैं बीमार हूँ।
اسی لیے ابھی تک تم سے فاصلہ قائم رکھا ہوا ہے۔ اس کے لبوں پر رکھا ہوا نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے ایک ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ آخری ملاقات کرنے آیا تھا تم سے۔ اس سیرم نے اس کے اوپر پانی ڈال کر اسے ہوش دلایا جو ننڈال سا گردن جھکائے کرسی پر باندھا ہوا تھا۔ کتنے وقت تھے آصف لوگاری اس کے پاس موجود تھا جسے وہ اپنے انداز میں اذیت دے کر اس تکلیف کا بدلہ لینا چاہ رہا تھا جو اس نے اس کی نور کو دی۔ میں تمہیں آج آزاد کرنے آیا ہوں۔ اس کے کہنے پر آصف لوگاری نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ اسے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی لیکن اس سیرم کو اس پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص اس کے ماں باپ کا قاتل تھا۔ اس شخص کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس سے دور ہو گئے۔ اس نے برداشت کر لیا لیکن اب وہ شخص اس کی زندگی کی اکلوتی خوشی اسے دور کرنے کے جانے والا تھا۔ اس سیرم کیسے اسے چھوڑ دیتا؟ معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ اس نے ایک نظر سے دیکھا اور اس کے ساتھ کھڑا اپنے پرسنل گارڈ کو باہر آنے کا اشارہ کر کے خود اس چھوٹے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگ رہا تھا جو کسی ویرانے میں بنا ہوا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے اس نے گارڈ کو اشارہ کیا جسے دیتے ہی اس نے اس گھر کے ایک حصے کو جلا دیا۔ سارا انتظام تو اس سیرم کے کہنے پر وہ پہلے ہی کر چکا تھا، بس انتظار تھا تو اس سیرم کے اشارے کا۔ آہستہ آہستہ آگ سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی اور سیرم کتنی ہی دیر تک کھڑا اس جلتے ہوئے گھر کو دیکھتا رہا تھا جس میں آصف لوگاری بھی جل رہا تھا۔ عالم اور نور کے صحتیاب ہوتے ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، لیکن شادی ایزا اور حریب کی ڈلیوری کے بعد ہونے تھے۔ چکرانے کے بعد دھرم سے وہ زمین پر گری جبکہ ساتھ کھڑی ہوئی پریچے اور قصبہ اس کے گرنے سے پریشان ہو کر اس کو دیکھنے لگے۔ آئرا پریچے نے پریشانی سے گال تھپتھپایا جبکہ اسے ہوش میں نہ آتا دیکھ کر قصبہ بھاگتے ہوئے باہر گئے جہاں سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ عالم لالا، آئرا آپ ہی کچن میں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اس کے کہنے پر عالم سب پریشان سے کچن میں کی طرف گئے تھے جہاں پر پریچے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئرا کیا ہے؟ آئرا کیا ہوا ہے اسے؟ مجھے نہیں پتا عالم بھائی، اسے کمرے میں لے کر چلے، میں چیک کرتی ہوں۔ پریچے کے کہنے پر اس نے آئرا کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اس وقت وہ سارے کے سارے عالم کے کمرے کے باہر کھڑے تھے جب پریچے کے دروازہ کھولتے ہی ایک ایک کر کے وہ سب اندر داخل ہوئے جہاں آئرا آنکھیں کھولے حیرت سے ان سب کو دیکھے تھی۔ یقیناً اسے ابھی ہوش آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنے کمرے میں پوری فوج کو دیکھ کر پوچھا۔ عالم کا کمرہ خاصا بڑا تھا لیکن اس وقت ان سب کی موجودگی سے وہ کمرہ پورا بھر چکا تھا۔ پری کیا ہوا ہے اسے؟ عالم نے آئرا کے قریب آئے سے پوچھا جس پر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آئرا مجھے دوبارہ بڑی ماما بنانے والی ہیں۔ اس کے کہنے پر سب نے حیرت سے بیٹھ پر بیٹھی ہوئی آئرا کو دیکھا جو اس کی بات سن کر خود بے یقینی کی کیفیت میں اس کو دیکھے تھی۔ کیا کہا؟ عالم کو لگ رہا تھا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے یہ کہا عالم بھائی کیا پھر سے بابا سائیں بننے والے ہیں؟ اس کے دوبارہ کہنے پر عالم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری جبکہ آئرا تو ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کرتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب میری بہن یا بھائی آنے والا ہے۔ ان سب کی حیرت و خوشی کو آہان کی خوشی سے بھرپور آواز نے ختم کیا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے سب پریشان ہو رہے تھے وہی اب ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکے تھے۔ وہ سب آگے بڑھ کر اس کے گلے لا کر اسے مبارکباد دینے لگے جنہیں وہ بڑی خوشی سے وصول کرا تھا، لیکن دوسری طرف آئرا تو بس اپنی نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اگر وہ نظر اٹھا کر دیکھے گی تو اس کا مذاق بنایا جائے گا۔ وہ ماں بننے والی تھی جبکہ یہ دن تو اس کے دادی بننے کے تھے۔ آہستہ آہستہ سب کمرے سے نکل کر جا چکے تھے جب ان کے جانے کے بعد عالم نے مڑ کر آئرا کو دیکھا اور ٹھیک اسی لمحے اس کے سینے پر آئرا نے تکیہ پھینک دیا۔ آرام سے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ خوشی کی بات تو ہے، کم سے کم اب میری بیٹی والی خواہش تو پوری ہو جائے گی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے سارا الزام عالم پر لگایا جسے اس نے خوش دلی سے قبول کیا۔ ہاں میری وجہ سے ہوا ہے لیکن غلطی تمہاری بھی تو ہے، تمہیں ہی شوق چڑھ رہا تھا بیمار شوہر کی خدمت کرنے کا۔ اس کے کہنے پر آئرا نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رو دے گی اور پھر وہ رونے بھی لگ گئے۔ آئرا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ عالم اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا جس پر غصے سے اس کے سینے پر مکے برسانے لگے۔ تھوڑی دیر تک وہ برداشت کرتا رہا لیکن جب آئرا کا یہی عمل رہا تو اس نے غصے سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اسے اپنے بے ہاتھ نزدیک آ لیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کس بات کا دکھ ہو رہا ہے تمہیں؟ سب میرا مذاق بنائیں گے عالم؟ کوئی مذاق نہیں بنائے گا۔ اگر کوئی کچھ کہے تو مجھے بتانا، میں اس کا منہ اچھے سے توڑوں گا۔ اور اب یہ رونا بند کرو، بجائے شکر ادا کرنے کے تم ناشکری کر رہی ہو۔ ہونے والے بچے کو اس عمر میں بھی جانتے ہیں، ہونے والے کے بچے اس عمر میں بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھی سے کہنے پر آئرا نے ہونٹ پیچ لیے۔ سوری، بالکل سوری تو تمہیں کرنی چاہیے، اتنی اچھی خبر ملی ہے
मुझे मेरी बेटी मिलने वाली है और तुम इस तरह कर रही हो। यकीन तुम्हारी इस गलती की माफ कर देता हूँ अपनी बेटी की खातर। आलम उसके माथे पर अपने लपड़ के उसे अपने सीने से लगा लिया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी पहली नजर ईसा पर पड़ी, जो नजर झुकाए खुद में मगन अपनी पढ़ाई कर थी। उसके पेपर्स चल रहे थे, जिसकी वजह से आजकल वो कुछ ज्यादा ही मसरूफ थे। माहिर सोफे पर बैठा खड़ा होकर उसको देखने लगा, जो तेजी से अपना हाथ चलाती पेपर पर कोई जवाब लिख रहे थे। उसके करीब झुककर माहिर ने नरमी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जिसकी वजह से ईसा के चलते हुए हाथ रुके। माहिर सर, मैं काम कर रही हूँ। उसके कहने पर माहिर ने गहरा सांस लेकर उसका हाथ छोड़ा, उसके करीब आकर उसके बड़े बड़े वजूद को अपने साथ लगा लिया। अपने पेपर की वजह से इस वक्त वो शहर में थी, लेकिन वसी के घर पर, ताकि यहाँ पर एना उसके खाने पीने का ठीक सा ख्याल रख सके। वैसे तो ये काम माहिर भी अच्छे से करता था, लेकिन कस्बा की तसल्ली के लिए वो दोनों यहाँ पर थे। आजकल मिशाल ईसा को देखने के लिए हर हफ्ते चक्कर लगाने लगी थी, क्योंकि वो ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी ईसा को मोटा देखना, जो इस तरह से पूरी होती वो कैसे इन लम्हात को ज़ाया कर देते। अलबत्ता एहाब उसके यहाँ आने से कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता था। उसकी खुशी की असल वजह तो ये भी थी कि वसी अब आरफ से बात करने के लिए तैयार था, और एहाब बस ये चाहता था कि जल्द अज जल्द वसी इससे बात कर ले। लड़की, कब तक तुम मुझे सर कहती रहोगी? शोहर हूँ मैं तुम्हारा, लेकिन आप मेरे सर भी तो हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझे सर कहना बंद कर दो। फिर क्या कहूँ? माहिर, मुझे आपका हाली नाम लेना अच्छा नहीं लगता, तो फिर तुम अम्मा साईं की तरह मुझे भी शाह बुला लिया करो। मैंने कुछ और सोचा है। उसके कहने पर माहिर दिलचस्पी से उसकी बात सुनने लगा। क्या? जब हमारा बेबी हो जाएगा ना, मतलब जैसे वो गर्ल हुई और हम उसका नाम मिन्हा रखेंगे, तो मैं आपको मिन्हा के बाबा बुलाया करूंगी। उसके कहने पर माहिर ने कहका लगाया, मेरी जान, तुम नाम भी बुलाओ तो भी सब जानते ही होंगे कि मिन्हा का बाबा हूँ, इसलिए तुम मुझे बस मेरे नाम से ही बुलाया करो। ठीक है, कोशिश करूंगी। कांधे उचकाकर उसने अपना सर माहिर के कांधे पर रख लिया। माहिर सर, हाँ, आपने मुझसे कहा था जब ये बच्चा हो जाएगा तो आप उसे मुझसे लेकर मुझे छोड़ देंगे। कितने दिनों से यह सवाल उसके दिल में था, आज हिम्मत करके पूछ लिया, वरना वो इस जिक्र को छीनना नहीं चाहते थे। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? अगर जाना चाहो तो जाने देंगे। उसने नजर उठाकर माहिर की तरफ देखा। नहीं। फिर पूछा क्यों? ये जानने के लिए कि मेरे साथ तुम अपनी मर्जी से रहना चाहती हो या नहीं। अगर तुम हाँ कहती तो भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देता। तुमने यही रहना है सारी जिंदगी मेरे पास। जहाँ तुम होगी मैं होऊंगा, और हमारा प्यारा सा बेबी होगा। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ ईसा के पेट पर रखा, जिस पर शर्माते हुए वो उसमें छुपने लगे। भले माहिर उसकी जिंदगी में जिस तरह भी आया था, लेकिन उसमें कोई भी शक नहीं था कि वो एक बेहतरीन हमसफर था। उसने ईसा को हर वो चीज दी थी जिसकी एक लड़की ख्वाहिश करती है। वो ईसा के घर की सफाई हर हफ्ते बाकायदे से करवाता था, साथ ही हर हफ्ते उसे वहां लेकर भी जरूर जाता था, और पुरानी याद आते ही ईसा उसे वहां गुजरा हर पल बताती थी, जैसे वो बहुत ही गौर से सुनता। ऐसा लग रहा था वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हो। कभी वो हाथ में पहनी घड़ी को देखता तो कभी बंद दरवाजे को, जबकि दिल में मसलसल अपनी बीवी और औलाद के लिए दुआ गो था। जरिया, बैठ जाओ, सब ठीक होगा। उसे मसलसल चक्कर काटा हुआ देखकर आर्या ने कहा, जिस पर उसने अपना सर नपी में हिलाया। जब तक उसे हैर की खबर नहीं मिली थी, सब वो इसी तरह बेचैन रहता। दरवाजा खुला और डांटे के बाहर निकलते वो बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ा। कंग्रेचुलेशन मिस्टर शाह, बेटी हुई है। डॉक्टर की बात सुनते वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दिया। मेरी बीवी वो कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। उसने इत्मीनान भरा हुआ सांस लिया जब उसके नर्स उसके करीब आए। लाल महमली कमल में मौजूद नर्स के हाथ में मौजूद वो नन्ही गुड़िया जरियाम शाह की बेटी थी। कपकपाते हाथों से जरियाम ने उसे अपनी गोद में लिया। उस पर पहली नजर डालते ही बेसाता माशाल्लाह का उसकी माँ खूबसूरत थी, और उसमें कोई शक नहीं था कि वो नन्ही पड़ी खूबसूरती में अपनी माँ जैसी थी, या शायद उससे भी आगे। अम्मा साईं, बाबा साईं, देखें तो कितनी प्यारी है। हाँ माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है। आयरा ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में लिया, जबकि आलम ने अपनी जेब से हजारों के नोट निकालकर इस नन्ही गुड़िया पर वार दिए। तुम्हारी बेटे वाली ख्वाहिश तो अधूरी रह गई सरेआम। नहीं, हुरैया मेरे लिए दोनों ही बराबर थे। हाँ, बस डर लगता था बेटी हुई तो उसकी हिफाजत कैसे करूंगा। हम हैं ना उसके लिए। नहीं, ये खुद काफी होगी अपने लिए। मैं उसे इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई उसकी तरफ गलत निगाह से भी नहीं देख पाएगा। उसकी बात सुनकर हुरैब ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देखा, जिसका नाम उसने खुद हुरम रखा था। उस वक्त हॉस्पिटल का कमरा घर के अफराद से भर चुका था, और हुरम खिलौने की तरह कभी किसी तो कभी किसी की गोद में जा रहे थे। मुझे दे, मैं उसका सगा चाचा हूँ। उसने शामी के गोश्त इसको लेने की ख्वाहिश की, जिसने उसे मजीद अपने करीब खा लिया। तो मैं क्या सुतेला हूँ? मुझे नहीं पता, इधर दे। मैंने तो एक बार भी उसे गोद में नहीं लिया। उसने जबरदस्ती हुरम को अपनी गोद में लिया, जबकि अचानक ही उसे रोना शुरू कर दिया। आहान ने डरकर उसे वापस शामी को दिया, जिसने उसे रोने पर खुद वापस आहान को दे दिया। तू ले,
तू सगा है ना, तू ले। इन दोनों की लड़ाई देखकर कस्मा ने आगे बढ़कर खुद इसे अपनी गोद में ले लिया और चुप कराने लगी। मेरा बेबी, मैं तुम्हारी दादी हूँ, कस्बा दादी। उसे गोद में लेते हुए कस्बा ने उससे अपना तारुफ करवाने लगी, जिस पर उसके रोने में मजीद शिद्दत आई। दो इधर, दिख नहीं रहा बच्ची को कि तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आ रही, उसी ने मसनूई हबके से कहते हुए हुरम को उसकी गोद से लिया, जबकि उसकी बाप पर कस्बा ने गुड को उसको देखा। आपकी तो बड़ी अच्छी है ना, आपकी तो मुझे देखकर ही डर जाएगी। ये बस मेरा हौसला है जो जिंदगी गुजारगी इन डाकुओं वाली मूछों के साथ। उसकी बात को नजरअंदाज करके उसीम से चुप कराने लगा, जो थोड़ी ही देर में चुप हो चुके थे। उसके चुप होने पर उसीम ने फाताना मुस्कुराहट ले हुए कस्बा को देखा, जो उसके देखने पर मुंह बना कर आ गए। मैं अब बस अपने माहिर के बच्चों को गोद में लूंगी। उसकी बात सुनी सबने थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि सब भी जानते थे थोड़ी देर में वह खुद वापस आकर उसे फिर से गोद में ले लेगी। और ऐसा ही हुआ। गुस्सा उतरते ही उसने वापस अपनी गोद में लिया और फिर से अपना तारीफ करवाने लगी, जिसकी फिलहाल हुरम को तो समझ नहीं आने थे। आंख खुलते ही उसकी पहली नजर अपने करीब सोई हुई ईजा पर पड़ी, जो इस वक्त सोती हुई कोई मासूम गुड़िया लग रहे थे। माहिर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और नरमी से उसके माथे पर अपनी लब रख दिया। नजरें उठाकर उसने घड़ी की तरफ देखा, जो 12 बज रही थी। आज छुट्टी का दिन था और रात देर तक बातें करने के पास ना तो सुबह आंख खोली, ना किसी ने उनकी नींद खराब की, इसलिए आज उठने में कुछ ज्यादा ही देर हो चुके थे। ईजा, चलो उठो, 12 बज रही है। माहिर ने उसका गाल सहलाते हुए झुकाया, लेकिन वो इसी तरह बेसुध पड़ी रहे। ईजा उठो। उसको दोबारा पुकारने पर भी जब ईजा के वजूद में कोई हरकत ना हुई, तो वो परेशानी से उठकर उसका गाल थपथपाने लगा। साइड से पानी का गिलास उठाकर उसने पानी की छींटे उसके चेहरे पर मारी, लेकिन उसे होश में न आता देखकर बिना वक्त जाया कि वे उसे अपनी बाहों में उठाए कमरे से निकल गया। परेशानी से वो सर की पूछ दीवार से टकाए बैठा था। इस वक्त हॉस्पिटल में उसके साथ सिर्फ ऐना और वसी मौजूद थे। बाकी घर के अफराद गाँव में होने की वजह से अभी तक नहीं आ सके थे, लेकिन ऐना उन्हें ये इतला दे चुकी थी कि ईजा की तबीयत खराब है और वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर के बाहर निकलते उसने अपनी जगह से उठकर बेताबी से पूछा, जबकि कहना तो वो ये चाहता था कि मेरी जिंदगी कैसी है। हाँ, जिंदगी ही तो बन गई थी वो उसकी, और उसके बिना जीने का अब माहिर शायद तस्वर भी नहीं कर सकता था। उनकी हालत ठीक नहीं है, हमें उनकी डिलीवरी करनी होगी। उसकी डिलीवरी में अभी टाइम था, इसलिए डॉक्टर की बात सुनकर वहां पर मौजूद वो तीनों ही परेशान हो चुके थे। आपकी वाइफ पहले ही बहुत ही वीक है मिस्टर शाह, उनकी कंडीशन इस वक्त काफी खराब है। हम आपके बेबी या बीबी में से किसी एक को ही बचा सकती हैं। मेरी बीवी को बचाएं। उसने बिना लम्हा जाया किए कहा। वो बच्चा जिसकी वजह से ईजा उसकी जिंदगी में आई थी, इस वक्त जैसे उसे तो वो भूल ही चुका था। अगर कुछ याद आ तो वो थी बस ईजा। आपके ट्विंस बेटे हैं, डॉक्टर ने तुझे बताना जरूरी समझी। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए। उसके चीने पर डॉक्टर ने सैम का जल्दी से अपना सर हिलाया। जैसे कहना चाहती हो, मायर की बात वो समझ चुकी है। बी की आंखें मूंदे हुए मस्जिद के कोने में बैठकर उस वक्त वो दिल में अल्लाह को पुकार रहा था। जानता था इस वक्त उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई बुरी खबर सुनने की हिम्मत ना थी, इसलिए कितनी देर से वो यहीं पर बैठा हुआ था। उसके एहतियार में कुछ नहीं था, लेकिन जिसके एहतियार में सब कुछ था उसे तो वो मांग सकता था ना, अपने बच्चों की जिंदगी, अपनी बीवी की जिंदगी। और मांग रहा था, कब से बैठा वो दुआ ही तो मांग रहा था, और माफी भी अपने इस गुनाह की जो उससे गलती से सरजद हुआ था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब उसने आंखें खोलकर उसको देखा, कब से ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ पर छुपा बैठा है। साहिल ने उसके करीब बैठकर उससे कहा, हॉस्पिटल चले माहिर? हॉस्पिटल? उसके लब होले सिले। वो पूछना चाहता था उसकी बीवी कैसी है, उसके बच्चे कैसे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहे थे। हाँ, हॉस्पिटल, जहाँ तेरी बीवी को तेरी जरूरत है, जहाँ पर जूनियर साहिर माहिर अपने बाबा साईं का इंतजार कर रहे हैं। उसके कहने पर माहिर ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। मेरे बच्चे? हाँ, 2 हैं और बहुत ही प्यारे हैं। उन्हें देखकर अपना बचपन याद आ गया। ईजा, वो कैसी है? वो ठीक नहीं है। उसके कहने पर माहिर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उसका शोहर उसके पास नहीं है। वो तो जब भी ठीक होगी ना, जब उसका शोहर उसके पास जाएगा, अपने बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें प्यार करेगा। उसके कहने पर माहिर ने अपनी आंखें बंद कर ली और शुक्र पड़े कितने ही आंसू उसकी आंख से बह निकले। अपने आंसू साफ करके वहीं सजदे में गिरकर अपने रब का शुक्र अदा करने लगा, जिसने उसकी सुन लिए थे। कितने प्यारे हैं ना ये दोनों, और बिल्कुल एक जैसी हैं। मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी, कौन चिन्नू है कौन मिन्नू। इन दोनों को अपनी गोद में उठाए हुए मिसाल कभी एक को प्यार करती तो कभी दूसरे को। वो तो जब से हॉस्पिटल आई थी इन दोनों को अपनी गोद में लिए बैठे थे।
تم سے سنبھل نہیں رہے تو ایک مجھے دے دو, میں تھوڑی ہیلپ کر دیتا ہوں. ایہاب نے اس کے قریب آ کر آفر کی, جس پر اس نے منہ بنا کر اپنا چہرہ موڑ لیا. اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ اوقات سے واپس پیچھے چلا گیا, جبکہ اسے کسی کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی. اس نے مڑ کر دیکھا جہاں کونے میں کھڑے شامیر اور احان اس کی طرف دیکھ کر اپنی ہنسی دوبارہ تھے. یقیناً مشال کے اگنور کرنے پر وہ تب کا رہ گیا. ایزا, ان کا نام کیا رکھو گی؟ جو بھی رکھو گی. میں تو ایک کو چنو بلاؤں گی اور دوسروں کو منو. میں نے ابھی تک کوئی نام نہیں سوچا, اس نے آہستہ آواز میں کہا. اسے تو لگ رہا تھا ہوش میں آتے ہی اسے سب سے پہلے ماہر کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا, لیکن یہاں وہ سب کے چہرے دے چکی تھی سوائے ماہر کے. دروازہ کھلنے کی آواز سن کر بے چینی سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جہاں پر ماہر کھڑا تھا, بکھرے بالوں کے ساتھ ہی ویران سے حلیے میں, لیکن چہرے پر ایک الگ سا سکون تھا. آ جائیں ماہر سر, میں پوچھ رہی تھی آپ بچوں کے نام کیا رکھیں گے؟ اسے دیکھتے ہی مشال نے چہر کر پوچھا. ماہر نے ایک نظر مشال کے گود میں موجود ان دو ننھے وجود کو دیکھا. دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی, لیکن انہیں گود میں لینے کی بجائے اس نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے ایزا کو دیکھا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے. تم ٹھیک ہو؟ جی, اس نے نظر جھکا کر کہا, کیونکہ سب بڑوں کے سامنے ماہر کی اس حرکت پر شرم کے مارے اس کی نظریں بھی نہیں اٹھ رہے تھے. ماہر نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو مشال کے گود سے لیا اور بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیا. اس نے نرمی سے ایک ایک کر کے ان دونوں کی گال نرم گال پر اپنے لب رکھ دیے. ایک کا نام تو میں ہی رکھوں گی. قسمہ نے اس کی گود سے ایک اٹھا کر اپنی گود میں لیا. آپ دونوں کے رکھ لیں اما سائیں. ہائے سچی؟ ماہر کے کہنے پر وہ تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں سمار دی. ماہر نے چہرہ موڑ کر اجازت طلب نظر سے ایزا کی طرف دیکھا. وہ صرف اس بچے تھوڑی تھے, ان بچوں پر ان دونوں کا برابر کا حق تھا, اس لیے ایزا سے پوچھنا ضروری تھا. جی آپ رکھ لیں اما سائیں. ایزا کے کہنے پر اس نے خوش ہوتے ہوئے دوسرے والے کو بھی ماہر کی گود سے لے لیا اور پھر تھوڑی دیر سوچ کر قسمہ ان دونوں کا نام رکھ دیا, المیر شاہ اور ازمیر شاہ.